Hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature and welcome to yet another lecture. आज का जो लेक्चर है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं मार्क्सिज्म को। और मार्क्सिज्म एक ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको अगर मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म समझना है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर और पोस्ट वर्ल्ड वॉर को, तो आपको मार्क्सिज्म समझना ही पड़ेगा। और मार्क्स इतने इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इनको माना गया है मॉडर्न समय में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न फिलोसफर। और इनकी जो फिलॉसफी है वो सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी के अंदर नहीं बल्कि पॉलिटिकल थ्योरी, एज ए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ता है, सोशियोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, फिलॉसफी में तो पढ़ना ही पड़ता है, लिटरेचर में पढ़ना पड़ता है। तो इनकी फिलॉसफी इवन लॉ में पढ़ना पड़ता है, तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ना पड़ता है। तो दैट मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफर ऑफ द मॉडर्न एज। और दूसरा ये भी है कि जब हम लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक जैसे जॉर्ज ल्यूकस, लुई अल्थुजार, इन सबको अगर समझना है हमें, या कल्चर का जो इवोल्यूशन है, कल्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से समाज बिल्ड हुआ, किस तरह से कल्चर बिल्ड हुआ, उसको समझना है तो हमें मार्क्सिज्म को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें मार्क्सिज्म को 1 घंटे के लेक्चर में, आधे घंटे के लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। तो मैं उस तरह से फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मार्क्सिज्म को पढ़ने से पहले हमें, जब तक उसको सोशियो पॉलिटिकल बेस को नहीं समझेंगे तब तक हम मार्क्सिज्म पढ़ के आगे नहीं समझ सकते। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 लेक्चर में मार्क्सिज्म को ख़त्म करने की। आधे-आधे घंटे के लेक्चर्स होंगे जिसमें कि मैं मेरा अच्छा दूसरा एक और है कि मेरा जो पहले लिख देता हूँ मार्क्सिज्म, और मेरा जो मोटिव है मार्क्सिज्म को पढ़ने का, हमारा जो मोटिव होगा मार्क्सिज्म को पढ़ने का, वो प्योरली लिटरेचर बेस्ड होगा। अगर आप इस वीडियो को पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक यू वुड हैव एनी ट्रबल अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म या पोस्ट मार्क्सिज्म या जो मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक-एक करके जितनी भी इन डेप्थ एनालिसिस है मार्क्सिज्म का या मार्क्सिज्म लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का, ये मुझे लगता है कम से कम 10 या 12 सीरीज चलेंगे, 10 या 15 लेक्चर्स चलेगा जिसमें मार्क्स को, एंगल्स को, अल्थुजार को, ग्रामची को एक-एक करके हम लोग उसको समझेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म है क्या? पहले इसको समझते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि मार्क्सिज्म मार्क्स से आया होगा, कार्ल मार्क्स से आया होगा। तो मार्क्सिज्म जो है ये सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी है। क्या है? सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी है। मार्क्सिज्म सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी है और सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है। सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। कहता है सोशियो, इसमें कि क्लास की बात कर रहा है ना? क्लास की बात कर रहा है। सोसाइटी के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं, है ना? अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जिसमें इसने 2 क्लास में डिवाइड किया है, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। एक-एक करके समझेंगे। और दूसरा कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, है ना? पॉलिटिक्स के ऊपर भी थ्योरी है। पॉलिटिक्स का मतलब है पावर, यूज ऑफ पावर कह सकते हैं, है ना? यूज ऑफ पावर। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक, विच मीन्स कि मटेरियल की बात करेगा ये, मटेरियल की बात करेगा ये, है ना? इकोनॉमी की बात करेगा, मटेरियल की बातें करेगा, मनी, वही मनी की बातें करेगा। क्लियर है? तो मार्क्सिज्म जो है इट इज अ सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी, जो कि डेवलप किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। एंड मार्क्स का जो लाइफ है वो है 18 से लेके 1883, 1880 से लेके 1883। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मार्क्सिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स से आया है, बट नहीं, मार्क्सिज्म सिर्फ कार्ल मार्क्स से नहीं आया है, बल्कि एक और राइटर थे मार्क्स के साथ साथ लिखते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स। क्लियर है? अब ये जो फ्रेडरिक एंगल्स है, ही वाज बोर्न समवेयर इन्हीं के एज में,
1820 के आसपास ये भी पैदा हुए थे और 1895 में इनका डेथ हुआ था, है ना। तो ये दोनों राइटर साथ में लिख रहे थे। तो जो इंस्पिरेशन है मार्क्सिज्म का, ये मार्क्स से आता है और फ्रेडरिक एंगल्स से, क्योंकि मार्क्स का कंट्रीब्यूशन सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी में ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा है, इस वजह से इसको मार्क्सिज्म माना गया। क्लियर है। अब क्या कहता है कि जो मार्क्सिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि मतलब पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, इट इज़ मोर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी। क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे तो एज ए पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन जब हम लिटरेचर के अंदर पढ़ेंगे इट इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल थ्योरी बट इट इज़ अ फिलॉसफी, अ मेथड ऑफ एनालिसिस। तो कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म जो है इट इज़ नॉट सिंपली पॉलिटिकल थ्योरी बल्कि इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग, है ना। इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग, इट इज ऑल्सो अ फिलॉसफी। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मार्क्सिज्म एनालाइज होता है। जब पूरे मार्क्सिज्म को हम पढ़ लेंगे देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मार्क्सिज्म का जो एनालिसिस है किसी लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से हम करते हैं। क्लियर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मेथड ऑफ एनालाइजिंग भी है, मेथड ऑफ फिलोसफी भी है, और क्या कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कल्चरल क्रिटिक, कल्चरल कल्चरल क्रिटिक। अब देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि क्रिटिक का मतलब क्या है। क्रिटिक का यूजुअली हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिटिक का मतलब क्रिटिसाइज करना, है ना। क्रिटिक का मतलब क्रिटिसाइज करना, बट नहीं, क्रिटिक का मतलब है कल्चर को समझना, कल्चर को समझना, टू अंडरस्टैंड द कल्चर। ये जो क्रिटिक है ना इसका मतलब ही होता है कि इन डेप्थ एनालिसिस करना, इन डेप्थ एनालिसिस। ये कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि समाज बुरा है, समाज ऐसा है, समाज वैसा है, बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा है इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिकल बेस के ऊपर, कल्चरल बेस के ऊपर, फिलोसॉफिकल बेस के ऊपर, है ना। तो कह सकते हैं कि सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल बेस के ऊपर क्रिटिक है ये। इसी को इसलिए इसको बोला गया कल्चरल क्रिटिक, फिलोसफी एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। हमारा इसी तीन के ऊपर फोकस होगा हमारे लिटरेचर में। सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, मैं बोलूँगा इवन पॉलिटिकल थ्योरी में भी इन्हीं तीनों को यूज किया जाता है, बट हम कल्चरल क्रिटिक और मेथड ऑफ एनालिसिस सबसे ज़्यादा देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट हार्ट इट लाइज एज अ मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी, है ना। मार्क्सिज्म क्या है, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग है, मटेरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी, है ना, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब हम लोग एक एक करके मार्क्स के आइडियाज को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मार्क्स का आइडिया है वो क्रिटिक ऑन कैपिटलिज्म है ना, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। अब मैंने पहले बताया क्रिटिक का मतलब क्या है, क्रिटिक का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि क्रिटिक का मतलब है इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो कैपिटलिज्म है ना, इसका इन डेप्थ एनालिसिस है। तो इन्होंने बोला जो कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, वो कंसंट्रेट करता है वेल्थ एंड पावर का। कैपिटलिज्म जो है वो कंसंट्रेट करता है किसका, वेल्थ एंड पावर को कुछ लोगों के हाथ में, इन फ्यू हैंड्स, इन फ्यू हैंड्स। अब इसको समझते हैं पहले। क्रिटिक ऑन ऑफ कैपिटलिज्म कहता है कि जो कैपिटलिज्म समाज है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अभी का जो हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं ना वो न्यू कैपिटलिज्म है, हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या करता है, वेल्थ और पावर किसके हाथ में देता है, कुछ लोगों के हाथ में देता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इलॉन मस्क है ना, एग्जाम्पल अगर देखे जैसे इलॉन मस्क है,
फिर आपका जो अमेज़न का मालिक है ना? या फिर इंडिया में अगर देखो तो अंबानी है। तो कहता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसमें जो वेल्थ है, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डायनामिक्स है, वो सारे के सारे कुछ ही लोगों के हाथ में है और वैसे लोगों के हाथ में है जिसके पास ऑलमोस्ट 90% या 99% वेल्थ है ना? तो कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। तो इसी के बेसिस उसने बोला कि जो समाज है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में बट जाता है। पहला उसने बोला बुर्जुआस क्लास, पहला उसने बोला बुर्जुआ, बुर्जुआ क्लास। दूसरा उसने बोला प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट क्लास। बुर्जुआ क्लास वैसे क्लास को बोला कि जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो क्या करता है, वो जैसे प्रोलेटेरिएट में हमारा आ जाएगा वैसा जो वर्किंग क्लास मैन है ना, वर्किंग क्लास मैन, वर्किंग क्लास मैन। तो कहता है कि क्योंकि कैपिटलिज्म में सारे के सारे वेल्थ और पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है, जैसे इलॉन मस्क हो गए, अंबानी हो गए, है ना, जो सबसे रिचेस्ट आदमी है, जो 1% सबसे रिचेस्ट आदमी है, उनके हाथ में होने की वजह से क्या होता है, क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और पहला क्लास निकल के आता है बुर्जुआ क्लास, दूसरा आता है प्रोलेटेरिएट क्लास में आ जाएगा। बुर्जुआ में क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री, लैंड, मनी। तो इनके पास सबसे ज्यादा फैक्ट्री होंगे, लैंड होंगे, मनी होंगे, इनका कंट्रोल किसके पास होगा, वो होगा बुर्जुआ के पास। और प्रोलेटेरिएट जो है वो क्या होंगे, वो वर्कर्स होंगे जो कि सरवाइव करते हैं, लेबर है ना, जो कि लेबर क्लास है। तो ये हो गया वर्किंग क्लास मैन। तो दो डिवीजन में बढ़ गया। अब कहता है कि ओवर टाइम, समय के साथ क्या होता है कि जो वेल्थ और कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज हो जाता है अमंग बुर्जुआ क्लास। और कहता है कि बुर्जुआ क्लास करते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर के ऊपर। तो बुर्जुआ जो फैक्ट्री को ऑन करता है, जो लैंड को ऑन करता है, जो मनी को ऑन करता है, वो क्या करेगा, वो करेगा यूज, किसका यूज करेगा, वो प्रोलेटेरिएट का यूज करेगा। इसलिए जो जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करने के लिए। अब ऑब्वियस बात है, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर समझे कि मैंने एग्जांपल दिया जेफ बेजोस का, इलॉन मस्क का, अंबानी का, तो उनके पास एक कंपनी है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कैपिटलिस्ट क्लास को और इनके पास बहुत बड़ी कंपनी है और 90% जो इंडिया का वेल्थ है या 90% जो ग्लोबल वेल्थ है वो इन्हीं रिच लोगों के पास है। अब ये क्या करता है, ये अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट करके उसका उसका जो मैन पावर है, जो मैन लेबर है, उसका यूज करके वो प्रॉफिट कमाता है ना। तो ये एक तरह से क्या है कि क्रिएट कर रहा है मोर एंड मोर वेल्थ, मोर एंड मोर पावर, किसका यूज करके, प्रोलेटेरिएट का, वर्किंग क्लास का यूज करके, है ना। लेकिन कहता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास है ये लो बेजेस में काम करते हैं, जॉब इनसिक्योरिटीज का प्रॉब्लम आता है इनको, जॉब इनसिक्योरिटीज का प्रॉब्लम आता है ना, कम पैसों में काम करते हैं, जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, जैसे सपोज मान के चलते हैं कि अमेज़न में आप काम कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि स्विगी में काम कर रहे हो, कोई भी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, चाहे आप किसी गोल्ड या फिर डायमंड स्टोर में काम कर रहे हो। तो क्या होता है वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, है ना, वो काफ़ी कम वेजेस पे काम कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे आप देखोगे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में यूजुअली क्या किया जाता है, जितनी भी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजोन है तो अपना एक सेंटर खोलता है ना, थर्ड पार्टी को देता है, जिसको कॉल सेंटर कहते हैं। अब कॉल सेंटर में क्या होता है कि जो वर्कर है वो बहुत सारे कॉल्स डालते हैं और बहुत सारा कॉल्स करके लोगों को मनाया जाता है, जिसको बोलता है सेल, सेल करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत सारे कॉल्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10-10 घंटे तक एक कस्टमर से
कस्टमर कह रहा हूँ, 10-10 घंटे तक एक वर्कर से काम लिया जाता है, दिन भर उसको बुलवाया जाता है, दिन भर वो फ़ोन करता है ना? प्रोडक्ट को सेल करने की बात करता है और जब इवेंचुअली कुछ प्रोडक्ट को वो सेल करता है तो सारे के सारे जो मार्जिन्स हैं, जो इनकम है, वो लेके कौन चला जाता है? वो कैपिटलिस्ट लेके चला जाता है। तो कम पैसे देके वर्क कराना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं जो पावर है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना? कैपिटलिज़्म है वो किसके हाथों में है? कुछ लोगों के हाथों में है, ठीक है? अब जैसे लिटरेचर से एक एग्जांपल देते हैं, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स। तो हार्ड टाइम्स में एक कैरेक्टर होता है मिस्टर बॉन्डरबी। तो बॉन्डरबी जो होता है ना वो एक तरह से वेल्दी फैक्ट्री ओनर है और उसके यहाँ पे वो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटलिस्ट समाज को और वो अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट करता रहता है और लेकिन प्रिटेंड करता है कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाता है कि ये सबको एक्सप्लॉइट कर रहा था और सबको एक्सप्लॉइट करके सबको बर्बाद कर रहा था। अब वो आगे कहता है कि जो कैपिटलिज्म है इट रिड्यूसेस वर्कर टू कमोडिटीज। कैपिटलिज्म क्या करता है? रिड्यूसेस वर्कर टू कमोडिटीज। अब पहले समझते हैं कि कमोडिटी होता क्या है। कमोडिटी का मतलब है, सिंपल मतलब है, उन्होंने अपने द डास कैपिटल में बताया था कि जो कमोडिटी है उसका एक यूज वैल्यू होगा और उसका एक एक्सचेंज वैल्यू होगा। कमोडिटी उसी को कहेंगे जिसका यूज वैल्यू है, जिसका एक्सचेंज वैल्यू है। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसकी यूज वैल्यू और जिसकी एक्सचेंज वैल्यू हो वो कमोडिटी कहलाएगी। और कमोडिटी क्या करता है? वेल्थ क्रिएट करता है ना? कमोडिटी क्या करता है? वेल्थ क्रिएट, क्योंकि उसका यूज वैल्यू है। जैसे सपोज अगर मैंने बोला कि ये मैंने टी शर्ट पहना है लिवाइस का, तो ये जो टी शर्ट है इसका प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसकी यूज वैल्यू है। यूज वैल्यू किस सेंस में है कि हम इसको वियर करते हैं। और इसका एक्सचेंज वैल्यू भी है। एक्सचेंज मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना? इसको बेच के हम क्या कर रहे हैं? इसको बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं। तो इसका कोई दो वैल्यू हो गया, यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू। तो ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हो गया, ये कमोडिटी हो गया। तो ऑलमोस्ट एनीथिंग जो हम प्रोडक्ट की श्रेणी में रखेंगे वो कमोडिटी कहलाएगा, जो कि वेल्थ क्रिएट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्कर्स है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि वर्कर जो है वो भी क्या हो गया? कमोडिफिकेशन हो गया, उसकी भी कमोडिफिकेशन हो गया है। और खासकर जब हम लिटरेरी थ्योरी में बातें करते हैं, इसको लिटरेरी थ्योरी के अंदर जब बातें करते हैं तो जो टेक्स्ट है, जो सेंटेंसेस है, ये भी कमोडिफाई हो जाता है, जो कि हम आगे आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी मार्क्स को समझते हैं। तो मार्क्स क्या करता है? वर्कर को रिड्यूस कर देता है कमोडिटीज में, है ना? जैसे कहता है कि जो वैल्यू ऑफ लेबर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो वैल्यू ऑफ लेबर है वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, बल्कि दे आर टूल्स ऑफ मशीन्स। कह सकते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ टूल्स या फिर मशीन की तरह वर्क करता है, दिन भर वर्क करता रहेगा, है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बाद में जाके इवेंचुअली उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और जिसकी वजह से जो वर्कर्स है ना, जो प्रोलेटेरिएट समाज है, वो अपने आप को एलिनेट फील करता है ना, डिसकनेक्टेड फील करता है। देयर इज एन एलिनेशन इफेक्ट एज वेल, जिसको हम अगले जो सीरीज में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको समझेंगे, है ना? जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे गिग जॉब्स जैसे होते हैं। जॉब्स में कह ले कि जोमेटो हो गया, अमेजॉन डिलीवरी हो गया, है ना, स्विगी हो गया। तो इस तरह के जॉब्स जो होते हैं, उस जॉब में जो इसमें डिलीवरी बॉय डिलीवर करते हैं सामान को, ऐसा कोई भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल। अब जोमेटो के जो वर्कर्स हैं, अमेजॉन डिलीवरी के जो वर्कर्स हैं या स्विगी के जो वर्कर्स हैं, है ना, वो एलिनेशन क्यों नहीं फील करेंगे? क्योंकि उनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो फिक्स नहीं है ना? कभी भी इसको निकाला जा सकता है, रिप्लेसेबल है ना? तो क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो वर्कर हैं, इसको कब कंपनी निकाल देगी, कब इसको रिप्लेस करके दूसरे वर्कर को ले आएंगे, नो वन नोस। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि इसको मतलब इसका बेसिक एग्जांपल है कि कमोडिफाई हो गया। क्योंकि कमोडिफाई इसलिए हो गया क्योंकि इसकी यूज वैल्यू है, हमने इसको यूज किया, लेकिन जब हमें
लग गया कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इनफ वर्क, ही इज नॉट केपेबल ऑफ अर्निंग इनफ, कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटिंग इनफ वेल्थ, तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस करके हमने नए नए को ले आया, तो वो क्या हो गया, कमोडिफिकेशन हो गया, कमोडिफाई कर दिया इंसान को हमने, फैक्ट्री वर्कर को हमने क्या किया, कमोडिफाई कर दिया। जैसे अमेजॉन डिलीवरी हो गया, या फिर कोई भी कह सकते हैं ड्राइवर्स के जॉब्स हो गए, तो वर्कर जो है वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गया, बेनिफिट्स खत्म हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप है उसके वर्क के साथ वो नहीं रहा। अब ऑब्वियस बात है कि जो अमेजॉन के डिलीवरी एजेंट हो गए, स्विगी का जो डिलीवरी गाय होगा, जोमेटो का जो डिलीवरी गाय होगा, वो अपने जॉब में कभी सिक्योर नहीं होगा, उसे पता है कि कब उसकी जॉब खत्म हो जाए, तो वो अपने दिल से, हार्ट से, है ना, हृदय से कभी काम नहीं करेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, अब जैसे मैं एजुकेशन के, अब क्योंकि हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे, तो एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अलग अलग तरीके से प्रोफेसर्स की बहाली होती है। एक होगा जो गवर्नमेंट निकालेगी 10 साल में, 15 साल में, है ना, तो जिसको बोला परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, परमानेंट प्रोफेसर। फिर एक को निकालेगा एडॉक बेस पे, तो एडॉक बेस पे क्या होगा, सैलरी थोड़ी कम होगी और जॉब सिक्योरिटी का खतरा होगा उसमें, एडॉक में। फिर गेस्ट टीचर निकाला, तो अब तीसरे तरह का गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर क्या है ना, उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी उनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन वर्क उनसे पूरा लिया जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से कमोडिटी बन गए। तो टीचिंग जो है, प्रोफेशन जो है, कोई भी प्रोफेशन, मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि वी आर फ्रॉम द लिटरेचर, हम लोग लिटरेचर से हैं, हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से, इसलिए आई एम गिविंग एन एग्जांपल सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। तो जैसे जॉब सिक्योरिटी का खतरा हो गया वहाँ पे, क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं है, उनको किसी भी तरीके का मीनिंगफुल रिलेशनशिप अपने वर्क से नहीं मिलेगा, है ना, इवन दो दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन वो कभी फील नहीं कर पाते हैं, आपस में एलिनेशन हो जाता है। जो परमानेंट टीचर होगा वो गेस्ट टीचर को अलग नजरिए से देखेगा, है ना, जो एडॉक टीचर होगा उसको परमानेंट टीचर अलग तरीके से देखेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटीज का खतरा है, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वही आपस में एलिनेट हो चुके हैं, है ना, इवन दो दे आर वर्किंग फॉर द सेम जॉब, इवन दो दे आर वर्किंग एज अ लेबर फॉर द सेम जॉब, बट क्या हो रहा है कि सबके आपस में एक तरह से टूट फूट है, सब आपस में मनमुटाव है ना, कोई, क्योंकि उसको उसको एक स्टेटस दे दिया गया है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी एजुकेशन का कमोडिफिकेशन हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, नॉलेज का कमोडिफिकेशन हो गया, है ना। जैसे आप एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर्स का भी ले सकते हो आप, तो जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ होती है, वो चीप लेबर की वजह से क्या करते हैं, अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो छोटे छोटे कंट्रीज में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डाल देते हैं, जैसे वियतनाम में डाल देगा, चाइना में डाल देगा, इंडिया में डाल देगा, जैसे मैंने अभी कॉल सेंटर के बारे में बातें करी। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे थर्ड वर्ल्ड में, तो मैन्युफैक्चर का जो कंडीशन है, इनह्यूमन कंडीशन में वो लोग वर्क करते हैं, है ना, काफ़ी छोटे से क्रैम्ड रूम में वर्क करेंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करेगा बहुत हाई है। जैसे एडिडास का एग्जांपल, अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, चाइनीज़ लोग कहते हैं कि जैसे प्राडा का प्रोडक्ट या फिर लुई विटॉन का, है ना, गुची का, तो अरमानी का, तो इन सब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली में चाइना में बनते थे, और चाइना में जब बनते थे तो वो हार्डली $100, $200, $300 या $1500 में बनते थे। लेकिन उसी प्रोडक्ट को, उसी हैंडबैग को, उसी लेदर प्रोडक्ट्स को, है ना, जब यूएस में रिटर्न में जाता था सेल होने के लिए, है ना, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, तो वो 13,000, 15,000, 30,000, 50,000 इस तरह से सेल होता था। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो वर्कर है ना, और जो प्रोडक्ट है उसमें एलिनेशन है, क्योंकि वर्कर को पता ही नहीं उस प्रोडक्ट, वर्कर को तो पता है उस प्रोडक्ट की वैल्यू, लेकिन जो वर्कर जिस हार्ट से काम कर रहा है उसको उसके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो यही है जो वो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो रिड्यूस कर देता है वर्कर को एज अ कमोडिटी, कमोडिफिकेशन कर दिया गया वर्कर को, है ना। अब जैसे एग्जांपल अगेन हार्ड टाइम्स का अगर ले सकते हैं, चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल, जिसमें कि स्टीफन जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है, बहुत हार्ड लेबर होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है, लेकिन उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारे उससे वर्क कराए जाते हैं, फिर बाद में उसको निकाल दिया जाता है ना। तो इवेंचुअली वो एज अ पुअर मर जाता है। सबसे बड़ा क्लेम मार्क्स करते हैं, मार्क्सिज्म करता है, जो कैपिटलिज्म है इट एक्सपेंड्स ग्लोबली एंड एब्जॉर्ब्स ऑल कल्चर। कैपिटलिज्म expands globally and absorbs all culture, है ना। तो कहता है कि जो कैपिटलिज्म है वो एक्सपैंड हो रहा है ग्लोबली, है ना, लोकल में नहीं, अब ग्लोबली,
स्प्रेड्स अक्रॉस कल्चर, स्प्रेड्स अक्रॉस वर्ल्ड। तो जब हम कैपिटलिज्म को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म है ही वैसा सिस्टम जो ग्लोबली एक्सपैंड होता है और एब्जॉर्ब कर लेता है बाद बाकी सारे कल्चर को, जितने भी इंडिजीनियस कल्चर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ट्रेडिशनल वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जैसे मान के चलते हैं अमेजोन की कंपनी। अब आप ये मत कहना कि मैं बार बार अमेजोन का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे अमेजोन की कंपनी ग्लोबल मार्केट को कवर करती है ना। तो अमेजोन की कंपनी जब ग्लोबल मार्केट को कवर करती है तो लोकल जो बिजनेसेस हैं वो खत्म हो गया। वैसे अमेजोन के अंदर लोकल बिजनेस भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इवेंचुअली पैसे कमा रहा है अमेजोन। लोकल बिजनेस खत्म हो गए। ट्रेडिशनल जो मेथड था बिजनेस करने का वो खत्म हो गया। अब जैसे शॉपकीपर्स हैं, है ना, उसके जो बिक्री हैं वो खत्म हो गए। क्योंकि आप देखोगे यूजुअली लोग क्या करते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेंगे और जो लोकल स्टोर्स हैं, है ना, उन लोगों के पास ज़्यादा मुनाफा नहीं जा पाता है, क्योंकि अब लोकल स्टोर से लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि उनको पैसा लगता है, क्योंकि उनके पास एक स्टोर है, उस स्टोर में जितने वर्कर्स उसको फी देना पड़ता है, और जिस लैंड पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस लैंड पे उनकी अपनी कंपनी है, उसको भी पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो जिस वजह से वो जो कमोडिटी है ना, उसका अपनी प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, अपने अपने माल का जो प्राइस है वो कम नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन फ्लिपकार्ट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं ग्लोबल मार्केट को, लोकल मार्केट को, क्योंकि ये लोग ग्लोबली एक्सपैंड करता है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कैपिटलिज्म एक्सपैंड्स ग्लोबली में। जैसे आप इंटरटेनमेंट बिजनेस में भी देख सकते हैं। जैसे हॉलीवुड सिनेमा है, जैसे हॉलीवुड सीरीज हैं, जैसे फ्रेंड्स एक सीरीज है, वो एक क्रॉस कल्चर फेमस है, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे बहुत सारे टीवी सीरीज होते हैं जो कि ग्लोबली एक्सपैंड करता है और बाद में जितने भी कल्चर है उसको अपने अंदर कर लेता है। जैसे अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं। अब जब आप अमेरिकन कल्चर को पढ़ोगे, है ना, तो अमेरिकन कल्चर में क्या होता है, खासकर यूरोपियन पावर्स, मतलब जैसे अमेरिकन कल्चर में क्या होता है, अब जैसे अमेरिकन कल्चर को पढ़ोगे तो अमेरिकन कल्चर में क्या हो गया कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। अब अमेरिका ने क्या किया कि जितनी भी टीवी सीरीज बनाए, जितनी भी मूवीज बनाए, वो एक्सपेंड कर रहा है ग्लोबली, और लोग उसको देख रहे हैं और लोग अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों का पहनावा है, लोगों का घूमना फिरना, चलना उठना बैठना, है ना, जो मंडेन लाइफ में जो टास्क होते हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कमोडिफाई हो रहे हैं, वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। तो ये जो कल्चर है, जो इंडिजीनियस कल्चर है, जो लोकल कल्चर है, वहाँ पे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया है ग्लोबली वो चीज़ें। क्लियर है? अब जैसे इसको और एग्जांपल की तो समझते हैं, जैसे कॉलोनियल या फिर ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं। जैसे मैंने ग्लोबल ट्रेड की बात की एंटरटेनमेंट के बिजनेस में, या फिर किसी भी अदर अमेजोन के थ्रू मैंने देखा, लेकिन कॉलोनियलिज्म भी था। जैसे कॉलोनियलिज्म में क्या था कि जो व्हाइट कंट्रीज थे, यूरोपियंस थे, गोरे लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइज किया, जैसे अफ्रीका को, इंडिया को, एशिया, मतलब इंटायर एशिया को, और उनको क्या कर दिया, एक तरह से सोर्स बना दिया मटेरियल का, चीप लेबर का, है ना। तो वो भी क्या था, वो भी था कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ऑब्वियस बात है, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल है, कोको कोला का एग्जांपल है, अमेजोन का एग्जांपल है। लेकिन जब हम लिटरेचर के अंदर देखते हैं तो जोसेफ कॉनरेड की एक बुक है हार्ट ऑफ द डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ द डार्कनेस में आप देखोगे कि कॉलोनाइजेशन किस तरह से होता है। चिनो एचवे ने इसका एक तरह से रिबटल भी लिखा था, है ना, द हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो जोसेफ कॉनरेड है उसने दिखाया है कि जिसे कॉलोनाइज किया गया है, कॉन्गो एक जगह है अफ्रीका के अंदर, उस कॉन्गो प्लेस में आइवरी का बिजनेस चलता है। तो आइवरी के बिजनेस की वजह से, आइवरी का ट्रेड की वजह से, उससे प्रॉफिट बनाने की वजह से क्या कर दिया गया, कॉन्गो को कॉलोनाइज कर दिया गया। और ये एक तरह से कैपिटलिज्म को एक्सपोज कर रहा है। तो एक तरह से क्रिटिसिज्म था ये। फिर आगे कहता है, अब फिर मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो मोनेटाइज कर देता है ऑल ह्यूमन रिलेशन को, है ना। जो कैपिटलिज्म है वो मोनेटाइज कर दिया ऑल ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन रिलेशंस को। कैसे? जो कैपिटलिज्म है कैसे मोनेटाइज कर देता है ऑल ह्यूमन रिलेशन को?
जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे डेटिंग ऐप्स हैं, है ना, डेटिंग ऐप्स हैं, तो इसमें आप स्वाइप करते हो लेफ्ट राइट और इसके थ्रू आप पैसे देते हो। शादी.com हो गया, मतलब जितने भी कह सकते हैं कि डेटिंग साइट्स हैं या मैरिज साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपके इमोशंस के साथ, वो आपके रिलेशन के साथ खेल रहे हैं। आपसे पैसे लेते हैं, फिर आपको मैच करके देते हैं कि यू आर द बेस्ट फिटेड फॉर दिस पर्सन। हाँ, तब जाके आपकी शादी होती है, तब जाके आप मैच करते हो एक दूसरे से। बट ओवरऑल दिस इज ऑल अ बोगस सिस्टम, है ना। अगर आप इस पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट आउट। तो एक तरह से खोखले समाज की बात कर रहा होता है। बट एनीवे, ये जो कैपिटलिज्म है वो मोनेटाइज कर दिया है जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं उन सबको, है ना। हर चीज में पैसे की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे कि मैंने डेटिंग ऐप बताया, मैच मेकिंग बताया, है ना। अब आर्ट एंड एंटरटेनमेंट के अंदर भी, जैसे फिल्म हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, लिटरेचर हो गया, ये प्लेजर के लिए नहीं लिखा जा रहा, बल्कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके। जैसे बॉक्स ऑफिस का, जैसे बॉक्स ऑफिस है इंडिया के अंदर, है ना, तो कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस में इतने करोड़, 100 करोड़ का सेल हुआ, 200 करोड़ का सेल हुआ। तो मूवी का जो बनाने का तरीका है वो वैसा हो गया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अब मूवी सोसाइटी को बेस में रखते हुए नहीं बनाई जाती है। मैं तो बचपन से ही बॉलीवुड नहीं देखता हूँ, बट जो भी बॉलीवुड देखते होंगे उनको पता होगा कि बॉलीवुड की जो स्टोरीज़ हैं, उस स्टोरीज़ में कुछ होते नहीं है, है ना। सिर्फ कह सकते हैं कि स्ट्रिपिंग होगा, एक दो डांस वाले सॉन्ग्स होंगे, है ना, कहानी में कुछ नहीं होगा, बस एक्शन फाइट खत्म हो जाएगा पूरी की पूरी कहानियाँ। तो ओवरऑल जिस तरह से क्रिटिसाइज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक राइटर हैं, उनकी वाइफ भी क्रिटिक है, उन्होंने बोला था जो हॉलीवुड सिनेमा है इटसेल्फ वो मास्टरबेटरी सिनेमा बन चुका है। तो उसी तरीके से आप इंडियन सिनेमा को भी उसी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इंडियन सिनेमा में भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, है ना। तो बॉक्स ऑफिस से सिर्फ पैसे कमाने के लिए कौन कितना ज़्यादा पैसे, कौन कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो हर चीज़ मोनेटाइज हो चुका है। अब जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप, जैसे लव हो गया, है ना, वो भी एक तरह से मोनेटाइज हो चुका है। किस तरह से? अब जैसे फॉर इंस्टेंस कि आप, जैसे डायमंड का बिजनेस है, जैसे इसमें जैसे ये डायमंड का रिंग है, तो डायमंड, गोल्ड की तो फिर भी वैल्यू है, लेकिन जब डायमंड, क्योंकि डायमंड बहुत रेयर मेटल्स में आता है, या फिर आप प्लैटिनम भी कह लो, बहुत रेयर मेटल में आता है। तो इन सबको किस तरह से कह सकते हैं कि मटेरियलाइज किया जाए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना शुरू किया। आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाता है डायमंड का, कि आपका जो लव लाइफ है वो डायमंड पे ही बेस्ड है। विच मीन्स कि आप जब प्रपोज करने जाते हो अपनी वाइफ को, प्रपोज करने जाते हो अपनी फ्यूचर वाइफ को, अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को, तो आप डायमंड के रिंग देते हो। तो वो जो डायमंड का रिंग है वो सिंबलाइज करे आपके लव को, समझ पा रहे हो। विच मीन्स कि आपकी जो फीलिंग्स है उस लड़की के लिए या उस लड़के के लिए, स्पेशली लड़की के लिए, वो फीलिंग मॉनेटरीली फीलिंग है कि आप कितनी महंगी डायमंड की रिंग दे रहे हो, और उससे वो डिनोट कर रहा है कि आपका जो लव तभी ट्रू होगा, आपका लव तभी फुलफिल होगा जब आप एक डायमंड की रिंग उसके हाथों में पहनाओगे, एक रिंग फिंगर में पहनाओगे। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आपको डायमंड देना है ना, इतने इतने सारे गोल्ड्स देने हैं, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, उसका भी कमोडिफिकेशन हो गया है, मोनेटाइज कर दिया गया है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि रेयर मेटल्स के बिजनेस हो, या फिर स्टोन के बिजनेस हो, है ना, बिजनेसेस हो, ये सब के सब जो इमोशन है, ह्यूमन के इमोशन के साथ खेला जाता है, ह्यूमन के इमोशन के साथ मतलब एक तरह से उसको डीह्यूमनाइज किया जाता है, मोनेटाइज किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इमोशन में आके लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, है ना। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डायमंड का बिजनेस, तो डायमंड में शादी में देखोगे ज्वेलरी में एज अ ज्वेलरी, शादी में बहुत सारी ज्वेलरीज दिए जाते हैं, और वो डिनोट कर रहा होता है वहाँ पे लव को, आप कितना कितना किससे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है ना, मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है। तो इसी को बोला गया कि जो कैपिटलिज्म है वो क्या कर दिया, मोनेटाइज कर दिया ऑल ह्यूमन रिलेशंस को, है ना। अब जैसे लोग फ्लावर्स देते तो हैं, लेकिन फ्लावर्स देने का जो प्रचलन है ना, वो भी देखोगे फ्लावर्स अब बहुत महंगे आते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये में एक रेड रोज देता है। पहले आपको 5 रुपये में, 10 रुपये में इनफैक्ट मिल जाते थे रेड रोजेस अच्छे वाले, लेकिन अब 50 रुपीज़ से नीचे नहीं मिलेगा। ये भी मोनेटाइज है, आप किसी को खरीदा हुआ फ्लावर्स दे रहे हो, है ना, तो वो भी क्या है, मोनेटाइजेशन है। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग डायलेक्टिकल मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि मार्क्स का जो इंस्पिरेशन था वो हेगेल से आया था, और हेगेल भी जर्मन फिलोसफर थे। तो इनिशियली जब मार्क्स बचपन में पढ़ रहे थे, मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन नहीं दिया मार्क्स का, क्योंकि हर जगह आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और इंट्रोडक्शन पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, आपको बस थ्योरी पढ़ना है।
तो मार्क्स जो थे उनको बचपन में लिटिल हेगेल माना जाता था ना, छोटा हेगेल माना जाता था। तो ये हेगेल से इंस्पायर्ड थे। हेगेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनका जो जिस तरह से वो कह सकते हैं कि सिंथेसिस नहीं, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, डायलेक्टिकल मेथड जिसको कहते हैं, वो किस तरह से मार्क्सिज्म ने अपने मटेरियल डायलेक्टिलिज्म का यूज करके अपने लिटरेचर के अंदर, मतलब अपने वर्क के अंदर उसको यूज किया है। तो हम लोग अगले वीडियो में उसको देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।